बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है 2 प्रेरक प्रसंग। बच्चों, प्रेरक प्रसंग क्या होते हैं? ऐसे प्रसंग, ऐसी कहानियाँ जो हमें प्रेरणा देती हैं, यानी कि हमें कुछ न कुछ उपदेश या शिक्षा अवश्य देती है, उन्हें कहते हैं प्रेरक प्रसंग। तो बच्चे, सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में न तो सबकी शक्ल मिलती है और न ही अक्ल। अक्ल से विचार पैदा होते हैं और विचार कार्य में बदलते हैं। यह बात सभी पर लागू होती है, चाहे वे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे पड़ोसी देशों के व्यक्ति। यहाँ हम उन 2 आदमियों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपने देश के लिए महान कार्य किए हैं। आइए साथ चलें। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय गान के रचयिता, यानी कि जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रीय गान की रचना की। तो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा अशुद्धि है, गान एक मात्रा आएगी, यहाँ पे 3 डंडे दिए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय गान के रचयिता यानी कि उसकी रचना करने वाले। फ्रांस में महर्षि रोमियो ने कहा था। तो बच्चों, फ्रांस का एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक हुआ है जिसका नाम क्या था? रोमियो था। तो उसने क्या कहा था? गांधी और रविंद्र एक ही हिमालय से निकलकर पूरब और पश्चिम की ओर बहने वाली गंगा और सिंधु की 2 धाराएं हैं। दोनों भारतीय संस्कृति की उत्तमोत्तम देन है। बच्चों, उत्तमोत्तम यानी उत्तम से भी उत्तम। माता पिता बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, परंतु बच्चा एकटक नारियल के झुरमुटों यानी कि झाड़ियों के आसपास उन पर चमकने वाली ओस की बूंदों और उन्हें रंगीन बनाने वाली सूर्य किरणों को देखता रहता था। घर पर कुछ पढ़ाकर विलायत भेजा गया, किंतु वहां भी किताब रटने में उसका मन नहीं लगा। घर लौटकर किशोर रविंद्र कविताएं लिखने लगा। बच्चों, किशोर यानी कि किशोर वय अवस्था क्या होती है? बाल्यावस्था के बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? किशोरावस्था। 16 साल का होते होते उसकी कवि प्रतिभा की धूम मच गई और उस दिन तो सारा संसार चकित विस्मित रह गया। बच्चों, चकित विस्मित यानी कि आश्चर्य से भरा रह गया जब उसने सुना कि हिंदुस्तान के एक कवि को 1.25 लाख रुपये का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बच्चों देखिए, उस जमाने में 1.25 लाख रुपए कितने होते होंगे, और उस जमाने में रविंद्रनाथ ने नोबेल पुरस्कार जीत लिया था। किसके बल पर? केवल अपनी कविता लिखने के कारण। यह पुरस्कार कविंद्र रविंद्र को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति गीतांजलि पर मिला था। बच्चों, कविंद्र यानी कि कवियों में इंद्र, यानी कि कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन थे? रविंद्र। और उनकी कौन सी कृति को मिला था? गीतांजलि को। इनकी साहित्यिक कृति से प्रभावित होकर सरकार ने इन्हें सर की उपाधि दी थी। जब पंजाब हत्याकांड हुआ, इन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया। उस समय कविंद्र ने जो पत्र सरकार को लिखा, उसके अक्षर अक्षर से उनकी तेज पूर्ण देशभक्ति टपकती है, यानी कि हमें उनकी देशभक्ति जो तेज से भरी हुई थी वो दिखाई देती है। साहित्य का ऐसा कोई अंग नहीं जिस पर उन्होंने कलम न चलाई हो। नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, भ्रमण, यहाँ तक कि विज्ञान तक पर भी उन्होंने कलम उठाई और सब क्षेत्रों में कमाल कर दिखाया। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास आदि कुछ ऐसे नाम हैं जिनके साथ हम रविंद्र का नाम ले सकते हैं। कविंद्र रविंद्र सिर्फ कवि ही न थे, वे एक ऋषि थे और ऋषियों की तरह ही उनकी जिंदगी थी। उनके जैसा खूबसूरत आदमी शायद ही कभी देखने को मिलता है। गुलाब जैसे चेहरे पर बर्फ सी सफेद दाढ़ी तो सोने में सुगंध जैसी प्रतीत होती थी। कलकत्ते यानी कि जिसको आप लोग अब कोलकाता के नाम से जानते हैं, तो कोलकाता में उनका खानदानी राजमहल था।
लेकिन उसे छोड़कर वे एक देहात में चले गए। बच्चों, देहात यानी कि एक गांव में चले गए थे और वहां शांति निकेतन की स्थापना की। शांति निकेतन हिंदुस्तान की सबसे पहली और सबसे अच्छी शिक्षण संस्था मानी जाती है। ग्रामीण वातावरण में भारतीय गुरुकुलों में आदर्श पर आधुनिकता की छाप लिए कला और साहित्य की उत्तमोत्तम शिक्षा देने वाली यह संस्था अपूर्व है, अनोखी है। अपूर्व यानी कि इससे पहले ऐसी संस्था कोई नहीं देखी गई थी। उत्तमोत्तम, अच्छी से अच्छी, और अनोखी यानी कि अद्भुत है। कवींद्र रवींद्र ने संसार के प्रायः सभी प्रमुख देशों का भ्रमण किया था। भ्रमण करना यानी कि यात्रा की थी सभी देशों की। वे जहां जहां गए भारतीय प्रतिभा की धाक जमा दी। विदेशों में भारतीयों के लिए सम्मान भाव पैदा करने का सबसे बड़ा श्रेय कवींद्र रवींद्र को ही है। संसार भ्रमण के बाद उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती नाम की एक संस्था खोली, जिसका आदर्श था एक जगह पर संसार की सारी संस्कृतियों का समन्वय कराने की कोशिश करना। बच्चों, समन्वय कराना यानी कि सारी संस्कृतियों को आपस में मिलाने का प्रयास करना। विश्व भारती में संसार के विद्वानों का आगमन प्रायः ही हुआ करता था। अपने अंतिम दिनों में कवींद्र को सभी लोग गुरुदेव के नाम से पुकारते थे। गांधी जी भी इस नाम से उन्हें संबोधित करते थे। गुरुदेव ने लंबी आयु पाई थी। 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। तो बच्चों, आपने कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ते हैं सुनहरे बालों वाले बालक जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जॉर्ज, जाओ, भगवान जो काम तुमसे लेना चाहते हैं उसे पूरा करो। जाओ बेटा, गॉड और माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। जॉर्ज वॉशिंगटन की बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से यह तब कहा था जब वह अपने देश की आजादी की लड़ाई में सेनापति बनकर जा रहे थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और हर काम में उनकी आज्ञा लेना जरूरी समझते थे। माँ का यह आशीर्वाद पूरा हुआ। जॉर्ज वॉशिंगटन को सफलता मिली। उनके सेनापतित्व में अमेरिका की सेना ने अंग्रेजी सेना को मार भगाया। अमेरिका स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र अमेरिका ने उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारना शुरू किया। बच्चों, राष्ट्रपिता हमारे देश के कौन थे? महात्मा गांधी। और इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपिता कौन थे? वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन। इस तरह भारत के गांधी जी अर्थात वॉशिंगटन का जन्म अमेरिका के वर्जीनिया प्रदेश में हुआ था। उनके पूर्वज इंग्लैंड से आकर अमेरिका में आ बसे थे। अच्छी खेती बाड़ी थी। वॉशिंगटन थोड़ा पढ़ लिख कर अपनी खेती बाड़ी देखा करते। घोड़े पर चढ़ना, लोमड़ी का शिकार करना वॉशिंगटन के ये ही सगल थे। लंबा खूबसूरत जवान, हंसमुख, लहराते हुए सुनहरे बाल, उनका रूप काफी आकर्षक था। इंग्लैंड से उन्हें लड़ना पड़ेगा यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। कुछ दिनों के लिए वहीं अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए थे और कर्नल बनाए गए थे। लेकिन इंग्लैंड की हठधर्मिता ने उन्हें भी अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाने को बाध्य किया। बच्चों, इंग्लैंड की हठधर्मिता यानी कि इंग्लैंड क्या था? बहुत ही जिद्दी था। वो अपने हट को छोड़ता नहीं था। इसीलिए क्या किया उन्होंने? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना स्वीकार किया। जब उन्हें क्रांति का प्रधान सेनापति बनाया गया तब उन्होंने कहा था, यह सोचना भी कपा देता है कि भाई की तलवार भाई की छाती में घुसेड़े जाने के लिए निकले और अमेरिका की हरी भरी भूमि खून से लाल लाल हो उठे। लेकिन आज सवाल है कि यह करो या गुलाम बने रहो। तो देशभक्त के लिए चुनाव करने में क्या देर हो सकती है? वॉशिंगटन ने भी चुनाव कर लिया और वे समर भूमि में कूद पड़े। बच्चों, समर भूमि यानी कि युद्ध भूमि, जहां पर लड़ाई लड़ी जाती है। अमेरिका के क्रांतिकारियों के पास न कोई संगठन था, न सेना।
सेना के लिए अफसर चाहिए, गोला बारूद चाहिए, ट्रेनिंग की सहूलियतें चाहिए, फौजी बैरकें चाहिए, भोजनालय चाहिए, अस्पताल चाहिए। वॉशिंगटन को इन सब का प्रबंध खुद सोचना और करना पड़ा। 6 वर्षों तक लड़ाई होती रही, तब कहीं अमेरिका स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र अमेरिका ने अपने सेनापति को सबसे बड़ा सम्मान यह दिया कि अमेरिकी प्रजातंत्र के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में उन्हें ही चुना। 5 वर्षों तक उन्हें राष्ट्रपति रखकर ही अमेरिकियों को संतोष नहीं हुआ। दूसरी बार भी उन्हें ही राष्ट्रपति चुना। जब तीसरी बार उन्हें सभापति चुना जा रहा था, तब वॉशिंगटन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक मित्र को लिखा, अब मैं अपने घर पर रहना चाहता हूँ, जहाँ शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर गपशप किया करूँ। अमेरिका के इस राष्ट्रपिता की मृत्यु अचानक हुई। एक दिन वे घोड़े पर सैर को निकले। बर्फ जोरों की पड़ने लगी। इससे उन्हें ठंड लग गई, बुखार हुआ और 2 ही दिनों में चल बसे। मरने के कुछ क्षण पहले तक उन्हें होश था। सबको समझाया बुझाया, डॉक्टरों को धन्यवाद दिया, अपनी नब्ज पर हाथ रखा और सदा के लिए आंखें मूंद ली। आंखें मूंदना यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। वॉशिंगटन के नाम पर ही अमेरिका ने अपनी राजधानी के शहर का नाम वॉशिंगटन रखा। तो बच्चों, आपको कैसे लगे ये दोनों प्रेरक प्रसंग? आशा करती हूँ कि आपको पसंद भी आए होंगे और आपने इससे कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। आपने देखा कि 2 क्रांतिवीर, एक हमारे देश के और एक विदेश के, उन्होंने कैसे अपने देश की रक्षा के लिए क्या किया, अपने आप को समर्पित कर दिया, और कैसे रविंद्रनाथ जी ने अपनी कविता के माध्यम से अपने समाज को, अपने राष्ट्र को एक नई दिशा दी, और इसके साथ ही उन्होंने नोबेल भी जीता। तो बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं वो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। तो बच्चों, ऐसे ही ध्यान से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका अभ्यास बार बार कीजिए।